स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यह बहुविकल्पी प्रश्न न केवल पीजीटी के लिए है बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएच, ईएससी एवं अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का जो पहला प्रश्न है हमारा वो जनजाति है एक। ये कहा जा रहा है कि जनजाति है एक। ऑप्शन आप देख लें, ए आंशिक समाज, बी संपूर्ण समाज, सी मिश्रित समाज और डी विभेदीकृत समाज। तो यहाँ देखिए जनजाति एक जो है संपूर्ण समाज के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो बी एक संपूर्ण समाज माना जाता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारत में कौन 427 मान्यता प्राप्त समूह है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन 427 मान्यता प्राप्त समूह हैं। ए अनुसूचित जाति, बी अन्य पिछड़ा वर्ग, सी अनुसूचित जनजाति और डी अल्पसंख्यक वर्ग। तो इसका सही उत्तर है सी अनुसूचित जनजाति। तो सी पे आप टिक लगा लेंगे। अगला देखें, निम्नलिखित में से अनुसूचित जातियों को आरक्षण किस अनुपात में दिया जाता है। ए सामाजिक पिछड़ापन के अनुपात में, बी आर्थिक स्तर के अनुपात में, सी निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के आधार पर और डी जनसंख्या के आधार पर। तो ये जो आरक्षण दिया जाता है वो जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है अनुसूचित जातियों को। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, आरक्षण की नीति निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। आरक्षण की नीति निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ए संरक्षणात्मक भेदभाव पर, बी जाति आधारित असमानता, सी लौकिकीकरण और डी दीर्घकालीन शोषण। तो ये जो आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण की नीति जो आधारित है वह संरक्षणात्मक भेदभाव पे आधारित है। तो ये जो है ए ऑप्शन आपके लिए यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखें, अनुसूचित जातियों की नियोग्यताओं की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये कहा जा रहा है कि अनुसूचित जातियों की नियोग्यताओं की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए धार्मिक नियोग्यता, बी सामाजिक नियोग्यता, सी आर्थिक नियोग्यता और डी उपरोक्त सभी नियोग्यताएं। तो यहाँ पे आप देखिए अनुसूचित जातियों से संबंधित धार्मिक नियोग्यता भी है, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है। इस वजह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्या उपरोक्त सभी। अगला देखें, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को परिभाषा दी गई है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 321, ऑप्शन बी अनुच्छेद 335, सी अनुच्छेद 366 और डी अनुच्छेद 365। तो यहाँ देखें तो अनुच्छेद 366 जो है इसके अंतर्गत ही अनुसूचित जाति की जो परिभाषा दी गई है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, अछूत जातियों को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है। कहा जा रहा है कि अछूत जातियों को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है। ए दलित वर्ग, बी हरिजन, सी बाह्य जातियां और डी उपरोक्त सभी। तो लगभग सभी नामों से ही पुकारा जाता है। ए, बी और सी तीनों ही नाम सही है। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा, उपरोक्त सभी नामों से पुकारा जाता है। दलित, हरिजन, बाह्य जातियां या बाहरी जातियां, ये सभी नाम जो है लिए जाते हैं। अगला, संरक्षणात्मक भेदभाव का अर्थ है। ये कहा जा रहा है कि संरक्षणात्मक भेदभाव का अर्थ क्या होता है। ए केवल अनुसूचित जातियों के लिए बेहतर व्यवस्था, बी विभिन्न अनुसूचित जातियों में प्रतियोगिता एवं संघर्ष की भावना को प्रोत्साहन देना, सी दुर्बल वर्ग के लोगों को केवल शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाना और डी दुर्बल वर्ग के लोगों को सुधारात्मक एवं कल्याणकारी उपाय उपलब्ध करवाना। तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है डी दुर्बल वर्ग के लोगों को सुधारात्मक एवं कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराना। ये जो है संरक्षणात्मक भेदभाव का अर्थ होता है। अगला देखें, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हरिजन कल्याण के लिए आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। ये कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हरिजन कल्याण के लिए आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। ए अनुच्छेद 338, बी अनुच्छेद 335, सी अनुच्छेद 333 और डी अनुच्छेद 332।
तो किसके अंतर्गत है? तो यहाँ पे आप देखिए ये व्यवस्था है अनुच्छेद 338 के अंतर्गत और ये अधिकार मिला हुआ है राष्ट्रपति को। अगला देखें आप, जनजातीय उत्थान के लिए 5 मूल सिद्धांत। जनजातीय उत्थान के लिए 5 मूल सिद्धांत पंचशील सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ए एन के बोस, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी बेरियर एल्विन और डी ठक्कर बप्पा। तो किसने किया है? तो महत्वपूर्ण है यहाँ पे आप देखिए बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला देखें, भारत के निम्नलिखित राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है। ये कहा जा रहा है कि अनुसूचित जातियों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? ए पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी बिहार में और डी मध्य प्रदेश में। तो भारत के किस राज्यों में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पे आप देखें तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो है डी मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पे है? तो वो मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। अगला, मध्य प्रदेश में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में? ये पूछा जा रहा है। ए भील, बी थारू, सी खरिया और डी ओरांव। तो ये पाया जाता है भील। सबसे अधिक संख्या क्या है? भील की है जो है। अगला देखें, 12 का हो गया आपका। अगला देखें 13वां प्रश्न है हमारा। तो यहाँ भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? ये कहा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? ए केरल, बी उड़ीसा, सी पंजाब और डी मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश होगा यहाँ पे। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा, 13 का सी। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किसने भारत में जनजातीय विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उपवन का सुझाव दिया? महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया। निम्नलिखित में से किसने भारत में जनजातीय विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उपवन का सुझाव दिया था? ए जी.एस. घुरिये ने, बी बेरियर एल्विन ने, सी डी.एन. मजूमदार ने और डी एन.के. बोस ने। तो किसने दिया था? तो बेरियर एल्विन ने दे रखा था। तो 14 का आप बी टिक लगाइएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यों की व्यावसायिक नियोक्ता को समाप्त कर दिया गया है? ये कहा जा रहा है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके आधार पर अस्पृश्यों की व्यावसायिक नियोक्ता को समाप्त कर दिया गया है? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 21A, बी अनुच्छेद 17 और डी अनुच्छेद 21। तो यहाँ पे आप देखिए, तो इसका सही जवाब आपका है अनुच्छेद 19। इसके द्वारा जो व्यावसायिक नियोक्ता को जो है समाप्त कर दिया गया है। 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, यह अस्पृश्यता से संबंधित है। तो यहाँ आप देखिए कि अनुच्छेद 19 जो है वो व्यावसायिक नियोक्ता से संबंधित है। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा है? ए उनको रोजगार प्रदान करना, बी अस्पृश्यता का उन्मूलन, सी उनको मकान प्रदान करना और डी उनको कृषि हेतु भूमि प्रदान करना। तो इसका सही जवाब है अस्पृश्यता का उन्मूलन। ये जो है संवैधानिक अधिकार इनको जो है वो सुरक्षा का मिला हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला, दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ए महात्मा गांधी द्वारा, बी दयानंद सरस्वती द्वारा, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा और डी डॉक्टर राधा कृष्णन द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे आप देखिए, तो इसकी स्थापना की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे टिक हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किसने जनजातीय सातवीकरण होना चाहिए था, इसको सातवीकरण कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने जनजातीय सातवीकरण की प्रक्रिया की व्यवस्था करने के लिए जनजाति जाति सातत्य प्रारूप दिया? जनजाति जाति सातत्य प्रारूप दिया किसने दिया? ए मजूमदार ने, बी सुरजीत सिन्हा ने, सी एस.सी. दुबे ने और डी श्रीनिवास ने। तो ये दिया था सुरजीत सिन्हा ने। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जाति जनजाति सातत्य की बात कौन करता है? तो सुरजीत सिन्हा करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, जी.एस. घुरिये ने भारतीय जनजातियों का वर्णन किया है। जी.एस. घुरिये ने भारतीय जनजातियों का वर्णन किया है। ए दलित के रूप में, बी हरिजन के रूप में, सी अनुसूचित जाति के रूप में और डी पिछड़ी हिंदू के रूप में। तो
तो यहाँ देखें जीएस घुरिये ने जो भारतीय जनजातियों का वर्णन किया है वो पिछड़ी हिंदू जातियों के रूप में किया है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। यह कहा जा रहा है कि संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत अस्पृश्यता या छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 19A, सी अनुच्छेद 17 और डी अनुच्छेद 15। तो ये समाप्त किया गया अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। तो सी ऑप्शन पे आप टिक यहाँ पे लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये। अगला देखें, भारत के संविधान में 6वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। निम्नलिखित में से किससे है। तो यहाँ देखें, ए अनुसूचित जनजाति से, बी अनुसूचित जाति से, सी अन्य पिछड़ा वर्ग से और डी अल्पसंख्यक वर्ग से। तो किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है अनुसूचित जनजाति से। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो वो संबंधित है अनुसूचित जनजाति से। अगला देखें आप कि हु आर शूद्रा पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। हु आर शूद्रास पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ए नंदूराम, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी मिचाइल और डी एन.के. बोस। तो ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, किस अनुच्छेद के अनुसार सरकार द्वारा नौकरियों में नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा, अर्थात सरकारी नौकरियों में आरक्षण। फिर से एक बार सुन लें, किस अनुच्छेद के अनुसार सरकार द्वारा नौकरियों में नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखा जाएगा, अर्थात सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ए अनुच्छेद 338, बी अनुच्छेद 335, सी अनुच्छेद 333 और डी अनुच्छेद 332। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये जो है 338 जो है अधिकारी नियुक्त करने से संबंधित है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। 35 जो है वो नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बी पे आप यहाँ टिक लगा लीजिएगा, अनुच्छेद 335। तो 23 का आपका बी हो गया। अगला देखें, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की कुछ सीटों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। ये कहा जा रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की कुछ सीटों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। ए अनुच्छेद 340, बी अनुच्छेद 335, सी अनुच्छेद 332 और डी अनुच्छेद 330। किसमें किया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये किया गया है अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 330 में जो है लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला देखें, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं की कुछ सीटों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। अब ये कहा जा रहा है राज्य विधानसभाओं में, वहाँ लोकसभा की बात की जा रही है, यहाँ राज्य विधानसभाओं की बात की जा रही है। अभी ऑप्शन है ए 340 अनुच्छेद, बी अनुच्छेद 335, सी अनुच्छेद 332 और डी अनुच्छेद 330। तो 330 में हमने देखा था कौन था, तो ये लोकसभा था। और 332 के अंतर्गत जो है राज्य विधानसभाओं में जो आरक्षण किया गया है, तो 332 यहाँ उत्तर सही हो जाएगा। तो 25 के सी पे आप टिक लगा लेंगे। अगला देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र तथा राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र तथा राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ए अनुच्छेद 16(1), बी अनुच्छेद 16(2), सी अनुच्छेद 16(3) और डी अनुच्छेद 16(4). तो ये व्यवस्था की गई है यहाँ डी अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत। तो 26वां का आपका क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत ये कहा गया कि जो आरक्षण होगा वो 50% से अधिक नहीं होगा। अगला, निम्नलिखित में से किन राज्यों में प्रशासन संविधान की 6वीं अनुसूची के उपबंधों के आधार पर किया जाता है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में, फिर से सुन लें, निम्नलिखित में से किन राज्यों में प्रशासन संविधान की 6वीं अनुसूची के उपबंधों के आधार पर किया जाता है। ए असम, बी मेघालय, सी मिजोरम और डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। 6वीं अनुसूची के अंतर्गत इन सभी राज्यों में प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। तो डी जो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी
जनजाति है वर्तमान की। ये कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, या यूँ कह लें कि वर्तमान में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ऑप्शन दिया जा रहा है, ए भील, बी थारू, सी खरिया और डी ओरांव। तो सबसे बड़ी जनजाति भारत की है भील, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ये कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भील जनजाति जिसकी बात हम कर रहे हैं, भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जो है जनसंख्या वाली जनजाति है, वह कितना प्रतिशत है जनजातियों के। ए 50%, बी 36%, सी 38% और डी 40%। तो प्रतिशत है कितना, 38%। कुल जनजातियों का 38% जो है वो भील जनजातियों का है। अगला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है। ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है निम्नलिखित में से। ए गोंड, बी थारू, सी खरवार और डी जौनसार। तो हमारे यहाँ जो है थारू, उत्तर प्रदेश में थारू की जनसंख्या जो है बहुत अधिक है। तो थारू जनसंख्या पहले नंबर पे है जनजातियों में हमारे यहाँ। तो 30 का हम क्या लगा लेंगे, बी ऑप्शन लगा लेंगे। अगला देखें, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति का है। देख ले, ध्यान रहे, अनुसूचित जाति पूछा जा रहा है, अनुसूचित जनजाति नहीं पूछा जा रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति का है। ए 21.23%, बी 19.69%, सी 20.08% और डी 20.69%। तो यहाँ पे आप देखिए, तो अनुसूचित जातियों की जो संख्या है उत्तर प्रदेश में, जो प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में, वो है 20.69%। तो आप डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है। उत्तर प्रदेश में जितनी जनसंख्या है उन कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है, ये पूछा जा रहा है। ए 0.80%, बी 1.00%, सी 0.60% और डी 2.60%। तो यहाँ पे आप देखिए, तो है कितना, सी 0.60% जो है कुल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति जो है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, अनटचेबिलिटी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ए माइकल महार, बी घनश्याम दास, सी डॉक्टर अंबेडकर और डी IP देसाई। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक है माइकल महार, अनटचेबिलिटी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। माइकल महार ने लिखी है पुस्तक, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, अनटचेबल पुस्तक के लेखक हैं। अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है। ए नंदूराम, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी मिचाइल और डी N.K. बोस। तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर अंबेडकर जी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची का मुख्य प्रावधान संबंधित है। ये कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची का मुख्य प्रावधान संबंधित है। ए जनजाति भूमि के आरक्षण से, बी उत्तर पूर्वी भारत के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से, सी सरकारी नौकरियों में आरक्षण से और डी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण से। तो यहाँ पे आप देखिए, जो 6वीं अनुसूची संबंधित है वो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। तो ये जो है आ जाएगा यहाँ उत्तर पूर्वी भारत के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, बी को आप टिक लगा लेंगे। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य दुर्बल लोगों जिसमें अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आती हैं कि शिक्षा संबंधी तथा आर्थिक हितों की रक्षा करेगा और सभी प्रकार के शोषण तथा अन्याय से उनको बचाएगा। किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है। ए अनुच्छेद 46, बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 42 और डी अनुच्छेद 49। तो यहाँ देखिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जो शिक्षा की जो व्यवस्था की बात आती है वो आ जाता है अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। तो ए ऑप्शन पे आप यहाँ टिक लगाइएगा, अनुच्छेद 46। तो 36 का हो गया आपका ए। अगला देखें, राज्यपालों को जनजातियों के संदर्भ में विशेष अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। राज्यपालों को
जनजातियों के संदर्भ में विशेष अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं? ए अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 338, सी अनुच्छेद 244 और डी ए और सी दोनों। तो यहाँ राज्यपालों को जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 344 के अंतर्गत दिया गया है। इस वजह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। तो डी पे आप यहाँ टिक लगाइएगा। अगला, अनुसूचित क्षेत्र वाले हर राज्य में राज्यपाल को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आदिवासियों के हित में शक्तियाँ प्राप्त हैं? ये कहा जा रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र वाले हर राज्य के राज्यपाल को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आदिवासियों के हित में शक्तियाँ प्राप्त हैं? ए 5वीं अनुसूची में, बी 4वीं अनुसूची में, सी 6वीं अनुसूची में और डी 7वीं अनुसूची में। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये शक्तियाँ प्राप्त है राज्यपाल को 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, 5वीं अनुसूची में अधिकार दिए गए हैं राज्यपाल को। अगला, संविधान के भाग 15 के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी भी धर्म, प्रजाति, जातियों, लिंग के आधार पर मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा? किसी को भी धर्म, प्रजाति, जाति और लिंग के आधार पर मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। तो संविधान के भाग 15 के किस अनुच्छेद में है ये? ऑप्शन देखें, ए अनुच्छेद 338 में, बी अनुच्छेद 326 में, सी अनुच्छेद 325 में और डी अनुच्छेद 342 में। तो ये व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 326 के अंतर्गत। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। अगला देखें, वर्तमान में अस्पृश्यों, अछूतों की मुख्य समस्या निम्नलिखित में से कौन सी है? ए सामाजिक, बी आर्थिक, सी और बी दोनों और डी धार्मिक। तो सबसे बड़ी जो समस्या मुख्य रूप से है वो है सामाजिक और आर्थिक समस्या है। इस वजह से डी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा, ए और बी दोनों। अगला, अनुसूचित जनजाति की निम्नलिखित में से कौन सी समस्या सामाजिक नहीं है? यह कहा जा रहा है कि अनुसूचित जनजाति की निम्नलिखित में से कौन सी समस्या सामाजिक नहीं है? ए भाषा संबंधी समस्या, बी युवा गृहों का पतन, सी कन्या मूल्य और डी बाल विवाह। तो यहाँ पे आप देखिए, जो अनुसूचित जनजातियों की जो सामाजिक समस्याएं हैं वो है बाल विवाह, कन्या मूल्य, युवा गृहों का पतन, भाषा संबंधी समस्या। ये जो है सामाजिक समस्या के अंतर्गत नहीं अनुसूचित जातियों को। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला, बियॉन्ड अम्बेडकर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बियॉन्ड अम्बेडकर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए माइकल महार, बी प्रोफेसर नंदूराम, सी IP देसाई और डी मिचाइल। तो इस पुस्तक के लेखक है प्रोफेसर नंदूराम। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा। तो 42 का आपका क्या हो गया? बी सही हो गया। अगला देखिए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी ज्योतिबा फूले और डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन कौन से? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी ज्योतिबा फूले और डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये जो संघ स्थापित किया गया था वो संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है अम्बेडकर और गांधी जी में। तो 43 का बी ऑप्शन है आपका। हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है वो महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन संवर्धन आंदोलन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन संवर्धन आंदोलन के अंतर्गत नहीं आता? ए महिला मुक्ति आंदोलन, बी दलित आंदोलन, सी आरक्षण विरोधी आंदोलन और डी साक्षरता आंदोलन। तो ये आंदोलन होता है साक्षरता आंदोलन, जो होता है वो परिवर्तन संवर्धन आंदोलन के अंतर्गत नहीं आता। तो सी को आप टिक लगाइएगा। अगला, निम्नलिखित में से जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच की जिम्मेदारी किस उच्च अधिकारी को होती है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच की जो जिम्मेदारी होती है वो किस उच्च अधिकारी को होती है? ए जनजातीय प्रशासक को, बी जनजातीय कल्याण अधिकारी को, सी जनजाति विकास अधिकारी को और डी अनुसूचित जनजाति आयुक्त को। जनजाति होना चाहिए था, यहाँ जो है जनजात लगाइएगा आप। जो है दोनों जगह जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति हो गया है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति।
आयुक्त के द्वारा। तो यहाँ देखिए 45 का जो उत्तर है वो डी उत्तर है। जो अधिकारी हैं वो आयुक्त होते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त होते हैं, वह जो है संवैधानिक हितों की जांच जो है वो करते हैं जनजातियों के। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है? ये कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी जनजाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सकता है? ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 342, सी अनुच्छेद 346 और डी अनुच्छेद 344। तो किसके आधार पर दिया जा सकता है? तो यहाँ देखें तो बी अनुच्छेद 342 के आधार पर किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है वो दिया जा सकता है। किसके द्वारा? तो वो दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो 46 का बी सही हो जाएगा। अगला देखें आप, 47वां क्वेश्चन है, हट्टन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ये कहा जा रहा है कि हट्टन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ए दलित, बी आदिवासी, सी निम्न जाति और डी बहिष्कृत जाति। तो हट्टन के द्वारा इस्तेमाल किया गया है बहिष्कृत जाति। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं? ये कहा जा रहा है कि वर्तमान में लोकसभा में कुल कितना स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो ये ए 41, बी 47, सी 45 और डी 42। तो सीटें आरक्षित हैं कितनी वर्तमान में? वो 47 है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं? ये कहा जा रहा है कि वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं? वो जनजातियों के लिए था और ये अनुसूचित जातियों के लिए है। ए 81, बी 87, सी 84 और डी 47। तो कितना है? तो यहाँ पे आप देखिए कुल 84 सीटें जो है वो वर्तमान में जो है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए 50वां और अंतिम प्रश्न हमारा, वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने स्थान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं? परिसीमन आयोग द्वारा 2008 में निर्धारित स्थान है ये। ए 132, बी 136, सी 130 और डी 131। तो यहाँ देखिए डी 131। तो डी पे आप टिक लगाइएगा। 47 वहाँ है और 47 जो अनुसूचित जनजातियों के लिए है, 84 जो है अनुसूचित जाति के लिए है। दोनों को जब हम मिला देते हैं तो आ जाता है 131। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखें, यहाँ जो है प्रश्नों के जो उत्तर आपको उपलब्ध करवाए गए हैं, तो इन उत्तरों को आप देख सकते हैं, यहाँ उपलब्ध हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।